to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई का बुलावा आया है। 29 फरवरी को उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। मामला हमीरपुर में हुए कथित अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। अखिलेश को इसमें गवाही देने के लिए बुलाया गया है। मामले को थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान राज्य के हमीरपुर जिले में कथित अवैध खनन के लगातार मामले सामने आते रहे। कोर्ट कचहरी होते हुए बात हाईकोर्ट तक पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश पर 2016 में ही सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू की, लेकिन एफआईआर 2019 में दर्ज की गई। इसमें कुल 11 लोगों के नाम थे। एफआईआर में कहा गया कि सरकारी मुलाजिमों ने हमीरपुर में अवैध खनन को होने दिया। इस पूरी प्रक्रिया में टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया गया और अवैध रूप से नए पट्टे दिए गए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की तरफ से खनन पर बैन के बावजूद लाइसेंस रिन्यू किए गए। सीबीआई ने इस मामले में आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में 2019 में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापे भी पड़े थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी का आरोप है कि अखिलेश यादव के कार्यालय ने एक ही दिन में 13 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश ने कुछ समय के लिए खनन विभाग भी संभाला था। एजेंसी का कहना है कि 17 फरवरी 2013 को अखिलेश ने 14 पट्टों को मंजूरी दी थी, जो ई टेंडर की प्रक्रिया का उल्लंघन था। अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए अवैध खनन के दौरान गायत्री प्रजापति ने लंबे समय तक खनन मंत्रालय संभाला था। 3 साल पहले गायत्री के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हुई छापेमारी में 11 लाख रुपए के नोट बरामद हुए थे। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक नोटिस जारी किया है। इस धारा के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगली सुर्खी है सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी। अब लागू होगा, तब लागू होगा, कब लागू होगा सीएए। चर्चा यूं ही नहीं हो रही है। चर्चाओं का आधार है देश के गृह मंत्री का कुछ दिन पहले आया बयान कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होगा और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। सीएए कानून 4 साल पहले दोनों सदनों से मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी थी, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आम चुनाव के ऐलान से पहले ही सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सीएए पिछले 4 सालों से लागू क्यों नहीं हो सका और आने वाले दिनों में इसके लागू होने से जुड़ी बातों को लेकर हमने द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह से बात की। आपको याद होगा कि 2019 में जब सीए पास हुआ था, तो इसके जो लिंक्स हैं एनआरसी और एनपीआर के साथ, उसके सारे प्रक्रिया के चलते 83 लोगों की जान गई थी प्रोटेस्ट और पुलिस फायरिंग में। उत्तर प्रदेश में, असम में, कर्नाटका में, विभिन्न जगहों पर। तो उसके बाद ये थोड़ा-सा फिर एमएचए ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जब भी ये एक्ट लागू होगा तो 10 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा। पर उसके बाद फिर कोविड आ गया और तो ये पोस्टपोन हो गया। तो ऐसे हर साल ये कुछ ना कुछ रीज़न देते रहती है सरकार कि हम कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर देखा जाए मोटा-मोटा तो ये एक पॉलिटिकल कॉल है जो गवर्नमेंट को लेना है। और जब ये एक्ट पास हुआ था तो हमें उसी टाइम कह दिया गया था, जो ब्रीफिंग्स हुई थी हमारी सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि रूल्स तो रेडी हैं, जब मौका आएगा तब हम नोटिफाई कर देंगे। उसी टाइम हमें बताया गया था कि ये प्रक्रिया सारी ऑनलाइन होगी और 2014 से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको कुछ तो मतलब दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रिलीजन, क्योंकि एक आशंका ये जताई गई थी कि इसका मिसयूज हो सकता है। एजेंसीज ने भी कहा था कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कि दूसरे देश से जो सपोज करिए कि कोई इनमिकल एलिमेंट है, वो ये कह दे कि मैं हिंदू हूँ या बुद्धिस्ट हूँ और ये बोल के यहाँ की नागरिकता ले ले और स्पाई बन जाए, तो इसकी भी आशंका जताई गई थी। उसके बाद भी काफी डेडलाइंस बीत गई और सरकार ने 10 एक्सटेंशंस ली हैं अब तक, जो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उससे, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। और उन्होंने हर बार यही समय मांगा, कभी 3 महीने का समय मांगते थे, कभी 6 महीने का समय मांगते थे। तो ऐसा करके अभी 4.5 साल हो गए हैं। और अगर यही एक विंडो है जिसमें ये रूल्स नोटिफाई हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये लोकसभा लैप्स हो जाएगी और
खैर एक्ट तो रहेगा, और अगर ये गवर्नमेंट वापस अगर पावर में आती है तो देन दे कैन नोटिफाई। बीते 10 फरवरी को अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि सीएए देश का कानून है और इसे हम लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेंगे। इसे लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बता दें कि सीएए कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का आवेदन करने की अनुमति देता है। और अब से थोड़ी देर पहले सामने आए हैं बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की छुट्टी हो गई। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में उनका नाम नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। रणजी नहीं खेलोगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, इसकी बातें बहुत दिन से चल रही थी और अब जब बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट निकाली है तो ये कंफर्म हो गया है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस साल बीसीसीआई से रिटेनरशिप के पैसे नहीं मिलने वाले। इन दोनों प्लेयर्स का नाम नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं है और इसमें दो अहम बातें देखने को मिली। इसमें क्लियर लिखा गया कि इन दो व्यक्तियों के नाम पर विचार ही नहीं किया गया इस मीटिंग में कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इसके अलावा सरफराज खान और ध्रुव जुरेल अगर चौथा टेस्ट खेलते हैं, माफ़ करिएगा जुरेल, अगर चौथा टेस्ट जो इन्होंने खेला अगर पांचवा ये खेलते हैं इंडिया के लिए तो अपने आप ये ग्रेड सी में आ जाएंगे, क्योंकि नियम जो कहते हैं कि 3 टेस्ट, 8 वनडे या फिर 10 T20 इंटरनेशनल अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ईयर में खेल लेते हैं तो अपने आप ग्रेड सी में आ जाते हैं। ग्रेड A1 A+ में कोई बदलाव नहीं है, ए में कोई बदलाव नहीं है। चेतेश्वर पुजारा का नाम इस लिस्ट से बाहर दिखा। रहाणे पिछले बरस बाहर किए गए थे, इस बार पुजारा भी बाहर हो गए, यानी अब इन दो सीनियर से आगे देख रही है टीम इंडिया। इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। रजत पाटीदार चूंकि 3 टेस्ट खेल चुके थे तो इनको ग्रेड सी का कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही मिलना था। इसके अलावा बीसीसीआई ने इस बार एक नई चीज़ शुरू की है। 5 पेस बॉलर्स, युवा जो पेस बॉलर्स हैं इंडिया के, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इनको पेस बॉलर कॉन्ट्रैक्ट ही दिया गया है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पर मिल जाएगी। वहाँ पर डिटेल में हमने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या नया है, कौन छूटा है और कौन आया है। तो आज हमने एक कानून की बात की, एक जांच की बात की और एक राज्य की राजनीति पर बात की। राजनीति, अरुण कमल के शब्दों में, राजनीति तो हर उस बात में है जिसमें 2 में से किसी एक व्यक्ति को चुनना पड़े। राजनीति कितना गहरा शब्द है, इस पर बात फिर कभी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।